जे ऊसो की वापसी न्यू ब्लड लाइन से देखी नहीं गई बिकॉज ओजी ब्लड लाइन को एक बार दोबारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ड्रू मैकिंटायर ने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले हैं और सेथ रॉलिंस ने अपने हील टर्न का एक और बड़ा हिंट दे दिया है। मंडे नाइट रॉ को रिव्यू करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की मंडे नाइट रॉ जबकि एक टेप शो था, सेगमेंट्स यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग थी, मैचेस उतने खास नहीं थे मेन इवेंट वाले मैच को छोड़ के। तो डेफिनेटली बात करते हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं शो को ड्रू मैकिंटायर, और वो यहाँ पे काफी कमाल का एक प्रोमो कट करते हैं। आके बात करते हैं किस तरीके से बैड ब्लड के उस ब्रूटल हेल इन अ सेल मैच के बाद वो अपने घर स्कॉटलैंड चले गए थे और अब वो बताते हैं सबको आके कि एक काफी क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से उनको इतने लंबे टाइम अपनी फैमिली के पास स्कॉटलैंड में रहना पड़ा। वो कहते हैं अब तुम लोग आओगे, मुझे सिंपैथी दिखाओगे, लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअली में फर्क पड़ता तो इतने टाइम से लोग आके मेरे से पूछते कि भाई क्या हो गया तेरे साथ। लेकिन वो कहते हैं सिर्फ एक इंसान ने मेरे से पूछा और वो कभी बताते नहीं है कि आखिर ये एक इंसान कौन है जिसने रीच आउट करा था ड्रू मैकिंटायर को। तो मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट्स में जाएं, अपनी थ्योरीज भाई लिखनी शुरू कर दो आज कि ड्रू मैकिंटायर किस एक बंदे की बात कर रहे हैं जिसने उनको रीच आउट करा था ये पूछने के लिए कि आखिर तेरे साथ चल क्या रहा है। क्या वो रॉक हैं, सेथ रॉलिंस हैं, पॉल हेमन है, कोई कहानी में ट्विस्ट है? डेफिनेटली आप लोग मुझे नीचे बता सकते हैं। वो कहते हैं कि एक WWE में बात मानी जाती है कि कैसे हम अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम इस फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं तो सारे खुश रहते हैं बैकस्टेज, लेकिन ये सिर्फ एक BS बात है। वो कहते हैं कि 17 साल मैंने इस कंपनी को दिए लेकिन फैंस मेरे अगेंस्ट टर्न हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जे ऊसो ने इतनी गलतियां करी ब्लड लाइन के साथ और उसके बाद सिर्फ वो एक यीट नाम का नया जेस्चर ले आया तो लोग उसको अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो सैमी ज़ेन आते हैं बाहर, लेकिन उससे पहले ड्रू मैकिंटायर ये भी बोल देते हैं कि इस टाइम पे WWE के सबसे बड़े जो विलन्स हैं वो रोमन रेंस और CM पंक ही हैं। और सैमी बाहर आके बात करते हैं किस तरीके से भले ड्रू मैकिंटायर ने 17 साल दिए हैं, सैमी ज़ेन ने 22 साल दिए हैं। और भले ही हम WWE लॉकर रूम के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन ये लाइफ हमने चूज करी है तो हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। हम रेसलर्स बनना चाहते थे तो हम लकी हैं कि आज हम रेसलर्स बन चुके हैं। और ये लोग जिनकी तरफ ड्रू मैकिंटायर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनकी गलती है, इन्हीं लोगों ने ड्रू मैकिंटायर को बुलाया है। बिकॉज एक पॉइंट पे ड्रू मैकिंटायर को किसी ने WWE में द चोजन वन बोल दिया था और तब से ड्रू मैकिंटायर को ऐसा लगने लगा कि ये जो पूरी दुनिया है मेरे अराउंड ही घूमेगी, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहते हैं जिस तरीके से सैमी, जिमी और जे रीयूनाइट हुए, ओजी ब्लड लाइन वापस आई, उसका ड्रू मैकिंटायर से कुछ भी लेना देना नहीं था। और अगर इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है ड्रू मैकिंटायर को तो क्यों ना आज एक मैच में हम सॉल्व कर लें। तो ऑब्वियसली ये फनी था बिकॉज ड्रू मैकिंटायर अभी तो हरा के आए हैं भाई सैमी ज़ेन को, और आज तक कभी भी सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर को हराया नहीं है। तो ड्रू यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से मेरे पास उस बात की कोई लग्जरी नहीं है क्योंकि मैं स्कॉटलैंड में रहता हूँ, मेरा यहाँ पे कोई कनाडा में घर नहीं है या फिर आसपास नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के पास बार बार चले जाऊं। तेरे पास वो लग्जरी है सैमी ज़ेन। वो कहते हैं आज ही बैकस्टेज में तेरी फैमिली से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि तू 100% नहीं है, और वैसे भी तू कभी मेरे से मैच तो जीता नहीं है, तो मैच लड़के तू क्या ही उखाड़ लेगा। इस वजह से तेरे को अपना जो है रिकवरी करनी चाहिए और अपनी फैमिली को लेके यहाँ से निकल जा, वही तेरे लिए बेटर रहेगा। लेकिन सैमी ज़ेन इस चैलेंज से पीछे नहीं हटने वाले थे। वो अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर को जो कि ब्रॉल में कन्वर्ट होता है, लेकिन जैसे ही ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है, जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है और 3 हफ्तों के एब्सेंस के बाद वो फाइनली वापस आ चुके हैं और ड्रू मैकिंटायर ने ही उनको अटैक किया था। तो जबकि ड्रू यहाँ से भाग के चले जाते हैं, लेकिन जे ऊसो का रिटर्न हमें देखने को मिला। एक काफी हीटेड अप ओपनिंग सेगमेंट थी, मजा आया इसको देख के। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल विमेंस टाइटल का जो क्वालिफायर चल रहा है उसके अंदर एक अपोनेंट को यानी कि कायरी सेन को बाहर निकाल दिया गया था ऑब्वियसली लास्ट वीक के अटैक के बाद। तो सोनिया डेविल चाहती थी कि एडम पियर्स उनको इस मैच में डाल दें, लेकिन वो कहते हैं मैंने ऑलरेडी इयो स्काई को उनकी रिप्लेसमेंट बना दिया है। और इयो स्काई यहाँ पे लड़ती है एल्बा फायर और नटालिया के साथ। एक अच्छी मोमेंट जो इस मैच में देखने को मिली वो ये थी जब नटालिया दोनों पे एक ही टाइम पे शार्प शूटर लॉक कर देती हैं। लेकिन इसके अलावा आज जो मैचेस थे मंडे नाइट रॉ पे काफी छोटे छोटे थे या फिर डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो रहे थे, तो उतना इंटरेस्ट कभी बना भी नहीं। और इयो स्काई यहाँ पे जीत के आगे बढ़ चुकी हैं सेमीफाइनल्स में इस टूर्नामेंट के। इसके बाद जजमेंट डे बैकस्टेज थी और ये बहुत फनी था बिकॉज फिन बैलर और लिव मॉर्गन एक दूसरे को देख भी नहीं रहे भाई, इनकी जो है अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। फिन बैलर बैठे हैं कार्लिटो और JD मैकडोना के साथ, लिव मॉर्गन है डोमिनिक और रकेल के साथ,
और ये बाकी लोगों के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और डोमिनिक कहते हैं बचपना करना तुम लोग बंद करो, मैं एडम पियर्स के पास जाके डेमियन प्रीस्ट से दोबारा एक मैच मांगता हूं और मैं ही उसको अब सही तरीके से हरा पाऊंगा। फिन बैलर कुछ ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे और लिव मॉर्गन तो डेफिनेटली काफी ज्यादा खफा लग रही थी फिन बैलर से, आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद चैड गेबल का मैच होता है कीरा टोजावा के साथ। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टेप्ड मंडे नाइट रॉ थी, तो कुछ बहुत बड़ा WWE ने आज यहाँ पे करा नहीं है। 2 मिनट के अंदर एंकल लॉक से वो जीत जाते हैं और मैच के बाद ओटिस को अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे अमेरिकन मेड भी आ जाते हैं। ओटिस तब भी पीछे नहीं हटे, लेकिन अमेरिकन मेड वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट वीक अब चैड गेबल का मैच होने वाला है ओटिस के साथ ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद न्यू डे थी, बैकस्टेज डोमिनिक वहां पे आते हैं और न्यू डे को ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट बंदा आ गया हमारे सामने, बिकॉज ये तो एटलीस्ट आके सिंपैथी हमारे साथ दिखाएगा कि हमने जो किया वो ठीक था। लेकिन डोमिनिक भी यहाँ पे बोल देते हैं देखो भाई तुमने जो किया है बिगी के साथ वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। और न्यू डे की शक्ल बिल्कुल देखने वाली थी कि भाई अगर डोमिनिक को भी वो गंदा लगा तो क्या हमने सच में कुछ गलत किया है क्या। एक पॉइंट के लिए तो वो भी अपने आप को सोच रहे होंगे कि डोमिनिक ने बोली है बात भाई कि एक्चुअली में तुमने जो बिगी के साथ किया वो गलत है, और डोमिनिक यहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। इसके बाद ये मैच देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो का विद डेमियन प्रीस्ट, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म हो जाता है। जजमेंट डे देखने को मिली, लेकिन डेमियन प्रीस्ट पे जब अटैक हो रहा था तो सेव करने के लिए वॉर रेडर्स बाहर आ जाते हैं और एक बार फिर से हमारे प्रिय फिन बैलर को एक साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम पड़ी बहुत ही बड़ी। और अब नेक्स्ट वीक वॉर रेडर्स एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जजमेंट डे का मैच होगा। भाई ये तो आपस में ही खेलते रहेंगे ऐसे, फिन बैलर की हम क्या ही उम्मीदें लगा के बैठेंगे। मैं तो धीरे धीरे थोड़ा उदास फील कर रहा हूँ फिन बैलर के बारे में। अगर आप भी थोड़ा सा मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो कमेंट में तो यार फिन बैलर के बारे में कुछ लिख के जाना वीडियो जाने से पहले, ठीक है। यहाँ से कोई अच्छा सा कमेंट कर दो, मुझे अच्छा लगेगा फिन बैलर के बारे में। इसके बाद सेथ रॉलिंस की इंटरव्यू हुई जैकी रेडमंड के साथ और क्लियरली सेथ रॉलिंस यहाँ पे अपना हील टर्न टीज कर रहे हैं भाई, बिकॉज वो सीएम पंक को हिपोक्रेट बुलाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक मैच नहीं एक फाइट है नेटफ्लिक्स की जनवरी 6 पे। इनफैक्ट द बिगेस्ट फाइट द इंडस्ट्री हैज एवर सीन, सबसे बड़ी ये फाइट होने वाली है। और वो कहते हैं कि 6 जनवरी को मुझे अपने डीमन को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस कैंसर को मुझे अपने दिमाग से बाहर निकालना है जो सीएम पंक नाम का है। और सेथ रॉलिंस यहाँ पे कुछ तो ऐसा टीज कर रहे हैं जो हमें 6 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो जबकि इस पूरी इंटरव्यू में कुछ बहुत ज्यादा सेथ रॉलिंस नहीं बोले, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जरूर बोली है। और नेक्स्ट वीक सीएम पंक सेथ रॉलिंस वापस सामने आएंगे मंडे नाइट रॉ पे, वन फाइनल टाइम बिफोर रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का डेब्यू होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये पॉइंट था तो मैंने सोचा है पॉइंट आउट भी करना चाहिए। डेक्स्टर ल्यूमिस का मैच होता है मिज के साथ और ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है, बिकॉज एओपी आ जाती है फाइनल टेस्टामेंट, ये अटैक कर देते हैं और उसके बाद YH6 आके सेव कर लेते हैं। कुछ भी खास नहीं था यहाँ पे भाई, जितना कम टाइम लगाया जाए उतना ही बढ़िया है। इसके बाद जो चीज हुई न्यू डे की सेगमेंट वो बहुत ही बढ़िया थी, बिकॉज न्यू डे आते हैं रिंग के अंदर और ये फनी था भाई, मैं तो हंस रहा था इसके ऊपर। कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स कमेंट्री को यहाँ पे बेसिकली इंटरप्ट करते हैं, बिकॉज न्यू डे की वो बात कर रहे थे और पहले वेड बैरेट के आगे बेइज्जती मारते हैं यहाँ पे जेवियर कि भाई तेरे और बिगी में ना एक ही चीज कॉमन है कि कभी तुम्हारे में इतना दम नहीं हुआ कि तुम वापस अपने बूट्स पहनो और रिंग के अंदर तुम जाओ। तो वेड बैरेट कहते हैं भाई मैं तो रिटायर हो गया, तुम मेरे पे क्या बज रहे आके भाई। तो रिंग के अंदर जाते हैं और कोफी किंगस्टन कहते हैं कि भाई तुम हमें बू करना बंद करो, लेकिन यहाँ पे जो है उनकी आवाज क्लियर सुन नहीं रही थी, इतनी ज्यादा बू हो रही थी। और कोफी कहते हैं कि आज जो है मेरी होम कमिंग होने वाली थी, बिकॉज मैं भी बॉस्टन से बिलोंग करता हूं, मैं बॉस्टन आ चुका हूं। लेकिन एक और सरप्राइज इंपॉर्टेंट जो चीज आज मेरे लिए वो ये थी कि मेरी मॉम की भी आज होम कमिंग होने वाली है, बिकॉज वो ऑल द वे फ्रॉम घाना यहाँ पे आई हैं फ्लाइट लेके। कोफी किंगस्टन कहते हैं कि 20 घंटे की उन्होंने फ्लाइट ली और मिडल सीट पे वो बैठ के आई। तो वेड बैरेट कमेंट्री में बोलते हैं भाई कोफी कितना बुरा आदमी है, अपनी मम्मी को 20 घंटे की फ्लाइट में भी ये मिडल सीट ही दिलवा पाया। अब तो इतना फेमस WWE सुपरस्टार है, इससे ढंग की टिकट नहीं बुक हुई भाई अपनी मम्मी के लिए। तो यहाँ पे कोफी किंगस्टन ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी मॉम डिजर्व नहीं करती कि इतनी दूर से वो आई है और तुम सब मुझे बू कर रहे हो। तो कोफी किंगस्टन रिंग के बाहर जाते हैं। जेवियर भी कहते हैं कि भाई हमने 10 साल दे दिए तब भी तुम हमें ऐसे ट्रीट करते हो, और वो अपनी मॉम को जाके हक करने वाले थे, लेकिन कोफी की मॉम यहाँ पे उठती है और कहती है कि भाई मुझे तुझे हक वक नहीं करना, तू क्या इंसान बन चुका है, तू अपने आप को बदल। पहले वो अपना सामान उठाती हैं और वहां से चली जाती हैं। तो 20 घंटे की फ्लाइट ली एलिजाबेथ ने यहाँ पे कोफी की मॉम ने, और मिडिल सीट में बेचारी बैठ के आई और अपने बच्चे की हालत देख के उसको गले भी नहीं लगा पाए। भाई कोफी किंगस्टन आखिर करके आ रहा है भाई, कोफी किंगस्टन को थोड़ा समझना चाहिए, बिकॉज इसके बाद रे मिस्टीरियो भी चले गए बैकस्टेज भाई। और ये मुझे बहुत आई डोंट नो, मैंने इस पे कमेंट नहीं किया, लेकिन क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रे मिस्टीरियो की डेथ हो गई है। वो रे मिस्टीरियो सीनियर है, जो अंकल है रे मिस्टीरियो के, तो मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन रे मिस्टीरियो इज अलाइव एंड वेल, और वो आते हैं बैकस्टेज न्यू डे से अपोलोजाइज करते हैं कि जिस तरीके से मैंने तेरे को ट्रीट किया था, लॉकर रूम में घुसने नहीं दिया था,
वो गलत है, तो मे भी मुझे तुमसे अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। लेकिन जो तुमने बिगी के साथ किया इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो ठीक हो गया। तो अगर तुम्हें चीजों को सॉर्ट करना है हम कर सकते हैं, लेकिन पहले उस बात के लिए तुम्हें अपोलोजाइज करना पड़ेगा। तो कोफी और जेवियर हंसने लग जाते हैं कि भाई हम क्यों अपोलोजाइज करेंगे जब हमने कुछ गलत ही नहीं करा। रे मिस्टीरियो कहते हैं ठीक है भाई, मेरा काम ट्राई करना था, अब एटलीस्ट आके तुम ये नहीं बोल सकते कि रे मिस्टीरियो ने ट्राई नहीं किया। और एक बात वो क्लियर कर देते न्यू डे को कि अब इस चैंट की आदत डाल लो, न्यू डे सक्स। तो ये सेगमेंट थी और फाइनली शो का मेन इवेंट ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन। जैसे कि मैं कह रहा हूं ये फ्लाई हो गया होगा रिव्यू में भी आपके लिए, बस इतना ही हुआ रॉ में आज, बिकॉज कुछ खास इतना था नहीं। ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है यहाँ पे सैमी ज़ेन के साथ, एक बहुत ही कमाल का मैच था। सैमी ज़ेन यहाँ पे अपनी बैक को सेल कर रहे थे बिकॉज ड्रू उनको एक साइड स्लैम लगा देते हैं एप्रन के ऊपर। तो पूरे मैच में सैमी को दिक्कत हो रही थी और वो हेलुआ किक के लिए भी जब जाते हैं वो लगा नहीं पाते सही से बिकॉज उनकी बैक जो है वो वहां गिव अप कर देती है। और ड्रू मैकिंटायर इस चीज का फायदा उठा के क्लेमोर किक लगा के एक बार फिर से क्लीन पिन कर चुके हैं सैमी ज़ेन को इन द मिडल ऑफ द रिंग। तो भाई ऑब्वियस सी बात यहां पे हो चुकी है कि सैमी ज़ेन कभी ड्रू मैकिंटायर को हरा नहीं सकता है। और मैच के बाद ब्लड लाइन आ जाती है बाहर अटैक करने के लिए यहाँ पे सैमी ज़ेन को, और ड्रू मैकिंटायर चुपचाप से वहां से निकल जाते हैं। काफी हंस भी रहे थे वो कि मजा आ गया, चलो सैमी की पिटाई हो रही है। बुरे तरीके से सैमी को अटैक किया जाता है, जे आते हैं दोबारा सेव करने के लिए, लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सोलो स्पाइक पड़ता है और न्यू ब्लड लाइन सेलिब्रेट करती है एज मंडे नाइट रॉ गोज ऑफ एयर। तो बेसिकली इस टाइम पे WWE बस नेटफ्लिक्स के डेब्यू का वेट कर रही है बिकॉज जब सारे मैचेस ही ऑफिशियल हो चुके हैं तो अब क्या ही बचा है बिल्ड करने के लिए। रोमन रेंस यहाँ पे आएंगे नहीं, अब 6 जनवरी को सीधा वो भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले हफ्ते की रॉ और स्मैकडाउन जो है वो टेप नहीं होंगी भाई, एक्चुअली में लाइव होंगी, तो हमें कम से कम कुछ बढ़िया देखने को वहां पे मिल सकता है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं इस शो के बारे में, ज्यादा इस रिव्यू को और हम खींचेंगे नहीं। जो भी आपका बेस्ट या वर्स्ट पार्ट था आज की रॉ में मैं जानना चाहूंगा नीचे कॉमेंट्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।